दोस्तों आज की हम वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन पे कुछ एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशंस में कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो अभी हमने इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन किया था, सॉल्व किया था उसको और समझा भी था, और आज उस पे कुछ उसमें और एडवांसमेंट के साथ कुछ नए क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर आपने वो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है और अगर तो वो चीज़ पहले आप क्लियर कर लीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को बनाइए, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने फर्स्ट वीडियो में सॉल्व किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या कहता है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपीज़ एंड बैंक 1 लाख रुपीज़, यानी 1 लाख रुपए कैश के साथ और 1 लाख रुपए बैंक बैलेंस के साथ उस पर्सन ने अपना बिज़नेस को स्टार्ट किया। तो जब बिज़नेस स्टार्ट होता है तो ओनर जो होता है, मालिक जो होता है, वो बिज़नेस को कैश देता है। ठीक है, अगर कैश के साथ स्टार्ट किया है और अगर बैंक बैलेंस के साथ स्टार्ट किया है तो बैंक अकाउंट भी होता है। तो कैश एंड बैंक, ये बैलेंस शीट में दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, कैश और बैंक। ठीक है, तो कैश और बैंक ये दो चीज़ें हमारे एसेट साइड में आ जाएगी, क्योंकि पर्सन ने दोनों चीज़ों के साथ स्टार्ट किया है अपना बिज़नेस। ठीक है, यहाँ पे जब हम बताए थे, जब बिज़नेस मैन अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है, जो पैसा बिज़नेस में लगाता है वो बिज़नेस के लिए क्या होती है, वो बिज़नेस के लिए लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटी पूरी कितनी हो जाएगी, सॉरी कैपिटल होती है वो। ठीक है, कैपिटल इज़ अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी आप कह सकते हैं, क्योंकि बिज़नेस को वो पैसा अपने मालिक को लौटाना होता है। तो कैपिटल कितनी हो जाएगी, वो 2 लाख रुपीज़ टोटल हो जाएगी। ठीक है, बैलेंस देखते हैं हमारा। यहाँ पे आप टोटल बैलेंस लिख लीजिएगा। तो ये 1 लाख रुपीज़ कैश, 1 लाख रुपीज़ बैंक बैलेंस, और ये आपका बराबर हो जाएगा 2 लाख रुपीज़ आपके कैपिटल के। ठीक है, सेकेंड हमारा ट्रांजैक्शन क्या कहता है। सेकेंड ट्रांजैक्शंस है परचेज गुड्स ऑन कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट 20,000। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले गुड्स खरीद रहा है, कैश पर ख़रीद रहा है 30,000 रुपीज़ का, और क्रेडिट पे ख़रीद रहा है, क्रेडिट मतलब उधार पे ख़रीद रहा है 20,000 रुपीज़ का। तो पहली चीज़ तो गुड्स जो उसको स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, स्टॉक मेरे पास आ रहा है, कितने का आ रहा है, टोटल स्टॉक मेरे पास 30,000 का ये आ रहा है, 20,000 का ये आ रहा है, तो मेरे पास स्टॉक तो 50,000 का पहले तो आ जा रहा है। ठीक है, अब ये देखना है कितना कैश से आ रहा है और कितना क्रेडिट से आ रहा है, यानी उधार पर आ रहा है। जब कैश से आप गुड्स खरीदेंगे तो उतने रुपए का कैश आपके पास से कम हो जाएगा। तो 30,000 का आपने कैश से गुड्स ख़रीदा है, तो आपका 30,000 रुपीज़ का कैश वो कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपने 20,000 रुपीज़ का गुड्स जो ख़रीदा है वो क्रेडिट पे ख़रीदा है। तो जिससे आप क्रेडिट पे गुड्स ख़रीदते हैं, क्रेडिट मतलब उधार पे जिसको गुड्स ख़रीदते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। वो लायबिलिटीज़ होती हैं कि भाई उधार पे आपने गुड्स ख़रीदा है, अब आपको पैसा भी तो पे करना होगा, इसलिए वो लायबिलिटी होती है। कितने रुपीज़ की लायबिलिटी बढ़ गई, 20,000 रुपीज़ की। ठीक है, देखिए गुड्स हमारा कितना बढ़ा, स्टॉक कितना बढ़ा, 50,000 रुपीज़ का टोटल, जिसमें 30,000 कैश से पे किया था, इसलिए हमारा जो कैश था वो 30,000 रुपीज़ कम हो गया है, और 20,000 रुपीज़ हमने उधार पर ख़रीदा है। तो उधार पर ख़रीदा है तो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी बढ़ गई, एक ज़िम्मेदारी बढ़ गई, जिसको हमें पे करना पड़ेगा। उस ज़िम्मेदारी को क्रेडिटर्स बोलते हैं। ठीक है, आइए बैलेंस देखते हैं। पहले कैश मेरे पास 1 लाख रुपीज़ था, अब मेरे पास कैश कितना हो जाएगा, 70,000। बैंक बैलेंस अभी भी मेरा 1 लाख रुपीज़ है। ठीक है, स्टॉक 50,000 रुपीज़ का हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिटर्स हमारे कितने हो जाएंगे, 20,000 रुपीज़ के। ठीक, और कैपिटल हमारी 2 लाख एज इट इज़ रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। थर्ड इक्वेशन देखिए, सॉरी थर्ड ट्रांजैक्शन देखिए। गुड्स सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 ऑन कैश एंड 10,000 ऑन क्रेडिट। ठीक है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 ऑन कैश, 20,000 का गुड्स बेचा है नगद पर, कैश पर, और 10,000 का जो गुड्स बेचा है वो उधार पर बेचा है। तो गुड्स टोटल कितने का बिका,
30,000 का बिका, 20,000 का नगद और 30,000 का उधार। तो पहली चीज़ तो आपके पास चाहे नगद आप बेचिए या उधार बेचिए, गुड्स तो उतने का कम हो जाएगा ना, स्टॉक तो उतने का कम हो जाएगा। 20,000 नगद, 10,000 उधार पे 30,000 का गुड्स आपने बेच दिया, तो हमने स्टॉक में से 30,000 रुपीज़ पहले लेस कर दिया। जब अच्छा अब देखते हैं कितना नगद पे बेचा। जब आप गुड्स बेचेंगे तो नगद पर, कैश पर, तो आपके पास पैसा आएगा। कितना आ रहा है कैश हमारे पास? हमारे पास कैश 20,000 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है। और बाकी क्या आ रहा है? 10,000 का हमने उधार पर बेचा है। जिनको आप उधार पर बेचते हैं उसको बोलते हैं डेटर्स। क्या बोलते हैं उसको? डेटर्स। तो डेटर्स हमारे कितने बढ़ जाएंगे? 10,000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे बैंक बैलेंस में कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपके क्रेडिटर्स में कोई डिफरेंस नहीं, आपकी कैपिटल में कोई डिफरेंस नहीं। तो ये आइए बैलेंस देखते हैं। तो अब आपके पास कैश कितना हो जाएगा? 90,000 रुपीज़ का कैश हो गया, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ का बैंक बैलेंस रहा, वो एज़ इट इज़ रहेगा। गुड्स जो पहले 50 का था, 30,000 का बेच दिया, अब वो 20,000 का हो जाएगा। और 10,000 का मेरे डेटर्स बढ़ जाएंगे, जिनसे हमें पैसा लेना है, जिनको हमने उधार पर सामान बेचा है, ठीक है। क्रेडिटर्स मेरे 20,000 के एज़ इट इज़ हैं और 2 लाख रुपीज़ की मेरी कैपिटल है। टोटल देखिए कितना हो रहा है, यहाँ 2 लाख प्लस 20,000, 2 लाख 20,000। यहाँ पे देखिए 10, 20, 30 हो जाएगा, 30 और 1 लाख, 1 लाख 30 हो जाएगा, और 90, 2 लाख 20,000 अभी बैलेंस बराबर चल रहा है, ठीक है। ट्रांजैक्शन 4 देखिए, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 15,000 ऑन क्रेडिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिए। गुड्स बेचा गया है, गुड्स को बेचा गया है, ठीक है, जो कि 10,000 रुपये का था। गुड्स कितने का था? गुड्स जो था वो 10,000 रुपीज़ का था। 10,000 रुपीज़ के गुड्स को आपने 15,000 में बेचा है। देखिए, अब जब आप 10,000 के गुड्स को 15,000 में बेचा है, इसका मतलब क्या है कि आपने 5,000 रुपीज़ प्रॉफिट कमाया है। तो आपको रूल नंबर 3 याद होगा कि जो भी प्रॉफिट या गेन होगा वो आपकी क्या होगा? आपके कैपिटल में ऐड होगा। तो पहले 5,000 रुपीज़ तो आप अपनी कैपिटल में ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। ये क्या है? ये प्रॉफिट है, क्योंकि आपने 10,000 का गुड्स जो था उसको 15,000 में बेचा है, तो 5,000 रुपीज़ आपको प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हो या गेन हो, वो आपकी कैपिटल में ऐड हो जाता है, और एक्सपेंसेस एंड लॉस आपकी कैपिटल से ही डिडक्ट कर दिया जाता है, लेस कर दिया जाता है। पहला तो ये चीज़ करिए। अब जब जो गुड्स 10,000 का था उसको आपने बेचा है 15,000 में, ठीक है। पहले गुड्स मेरे पास से कितना कम हो रहा है? कितने का गुड्स था? गुड्स में असल जितनी कीमत थी, कितने का गुड्स था? मेरा जो गुड्स था वो 10,000 रुपीज़ का था, माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि इतना गुड्स हमारे पास से चला गया, बेच दिया। तो बेच दिया तो क्या कैश आया है हमारे पास? नहीं, कैश हमारे पास नहीं आया है। क्यों? क्योंकि हमने जो गुड्स बेचा है वो उधारी पर बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है। तो क्या आ गया उसके बदले में? जो गुड्स आप उधार पर बेचते हैं उसको बोलते हैं डेटर्स। ये कितना हो जाएगा? 15,000 के डेटर्स हमारे पास आ गए, ठीक है। देखिए 15,000 के ये आए हैं। गुड्स तो गया है 10,000 का, और डेटर्स जिनको हमने उधार पर माल बेचा है उनसे तो 15,000 मिलेगा ना। जो 5,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है वो मेरा प्रॉफिट है, वो हमने कैपिटल में ऐड कर दिया, ठीक है। प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा, गुड्स की जितनी कीमत होगी उतनी ही कीमत का हम वो लेस करेंगे, ठीक है। और अगर यही चीज़ यहाँ पे होता ऑन कैश, तो यहाँ पर क्या होता? फिर डेटर्स में कोई डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि 15,000 रुपीज़ कैश बढ़ जाता अगर यहाँ पे ऑन कैश कहा होता। लेकिन क्योंकि ऑन क्रेडिट कहा है, उधार पर बेचा है, तो जब उधारी पर सामान बिकता है तो कैश नहीं आता, बल्कि जो हमारे बुक ऑफ अकाउंट्स में आते हैं उनको बोलते हैं डेटर्स, ठीक है। डेटर्स और क्रेडिटर्स आपको मालूम होगा, तो डेटर्स बोलते हैं। आइए बैलेंस देखते हैं। तो यहाँ पे 90,000 रुपीज़ तो हमारा कैश होगा, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ जो बैंक बैलेंस स्टार्टिंग से चला आ रहा था वो बैंक बैलेंस होगा। स्टॉक अब मेरे पास कितने का था? आप लोग को दिख रहा है कि नहीं? हाँ, दिख रहा है आप लोग को। तो स्टॉक मेरे पास कितने का हो जाएगा? 20,000 का गुड्स था, 10,000 का बेच दिया, अभी भी मेरे पास 10,000 के स्टॉक और गुड्स मेरे पास अभी बचे हुए हैं। डेटर्स जो पहले 10,000 के थे 15 और ऐड हो गए, अब ये मेरे पास 25,000 के डेटर्स हो गए।
आइए इक्वल टू क्रेडिटर्स मेरे 20,000 एज इट इज़ हैं, ठीक है। कैपिटल मेरी अब कितनी हो गई 2,05,000 रुपीज़, ठीक है। आइए बैलेंस देखते हैं 2,05,000 प्लस 20 ये 2,25,000 हो गया। इधर का देखते हैं 90,000 प्लस 1,00,000 1,90,000 प्लस 10 लाख 2 लाख हो गया। 2 लाख प्लस 25,000 2,25,000। देखिए बैलेंस आपका इक्वल होना चाहिए, यानी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल हमेशा होना चाहिए आपका। अगर आपका ये मैच नहीं कर रहा इसका मतलब क्वेश्चन में आपने कुछ गलती की है। तो हर ट्रांजैक्शन के बाद आप अपना बैलेंस को मैच करिए, ठीक है। एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ एटलीस्ट 2 इफेक्ट, कम से कम उसका 2 इफेक्ट तो होगा। लेकिन इस वाले ट्रांजैक्शन का देखिए 3 असर हुआ कि नहीं, 3 इफेक्ट हुआ कि नहीं। स्टॉक कम हो गया, डेटर्स बढ़ गए, प्रॉफिट बढ़ गई 3। तो हमने कहा था कम से कम 2 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। होता कुछ आगे ट्रांजैक्शन ऐसे हों जिसमें 4 इफेक्ट पड़े, हो सकता है पॉसिबल। देखिए इसके पहले वाले ट्रांजैक्शन में भी देखिए 3 इफेक्ट पड़ा था। तो मिनिमम 2 तो पढ़ना ही पढ़ना है, 3 भी पढ़ सकता है, 4 भी पढ़ सकता है। आइए आगे और देखते हैं, ठीक है। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या कहता है, गुड्स ऑन 10,000, गुड्स ऑफ होगा ये, गुड्स ऑफ ₹10,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 10,000 का जो गुड्स था वो आग से जल गया। तो पहली चीज़ जब आग से जल गया तो जो 10,000 का गुड्स था वो तो आपका ख़त्म हो गया, तो माइनस 10,000 करिए। तो जो गुड्स हमारा आग से जला है क्या कैश आया है उसके लिए? नहीं, कैश नहीं आया। बैंक बैलेंस बढ़ा? नहीं, बैंक बैलेंस भी नहीं बढ़ा। डेटर्स कम हुए या बढ़े? कुछ नहीं। क्या फ़र्क पड़ा? ये 10,000 आपका नुकसान है, एक लॉस है। गुड्स जल गया ना 10,000 का, तो ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। कैपिटल में से लेस कर देंगे क्योंकि लॉस है हमारे लिए ये। बैलेंस देखिए कितना हो जाएगा, 90,000 आपका कैश, 1 लाख रुपीज़ आपका बैंक बैलेंस। गुड्स जो थे अब बिल्कुल ख़त्म हो गए, ज़ीरो हो गए। डेटर्स आपके 25,000 रुपीज़, ठीक है। ये आपके क्रेडिटर्स अभी भी 20,000 रुपीज़ के एज इट इज़ हैं। और आपकी कैपिटल जो है वो अब हो जाएगी 1,95,000 रुपीज़। 10,000 से हमारी कैपिटल कम हो गई है, तो अब हमारे पास कितनी बची, 1,95,000। आप लोग को शायद एक ज़ीरो नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ असल में स्क्रीन छोटी पड़ रही है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ ये 1,95,000 रुपीज़ है, ठीक है। चलिए आइए, ये ट्रांजैक्शन नंबर 6, पेड ₹18,000 टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फुल सेटलमेंट मतलब क्या है कि क्रेडिटर्स पहले होते कौन है, आपको पहले तो ये मालूम होना चाहिए। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने उधार पर सामान ख़रीदा है। इसका मतलब क्या है, जब आपने ख़रीदा है उधार पर तो आपको पैसा भी तो देना पड़ेगा। तो कितने के थे क्रेडिटर्स? 20,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स आपके पास थे जिनको आपको पैसा देना था, आप पर एक बोझ था, जिम्मेदारी थी, लाइबिलिटी थी, ठीक है। ट्रांजैक्शन ये कह रहा है कि आपने क्रेडिटर्स को 18,000 दे दिया, तो क्या मतलब अभी 2,000 रुपये और बाकी हैं? नहीं, क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन में आगे कह रहा है इन फुल सेटलमेंट, यानी वो आपका क्रेडिटर्स इस बात पर राज़ी हो गया कि भाई आपको हमें 20,000 रुपये देने थे, आप अगर 18,000 भी दोगे ना तो हम ले लेंगे और पूरा मामला ख़त्म कर देंगे। यानी आपको 18,000 पे करके आपको 20,000 का जो वो पेमेंट था हम वो मान लेंगे। इसका मतलब क्या है कि 20,000 का पेमेंट जहाँ करना था वो क्रेडिटर्स इस बात पे राज़ी हो गया कि आप हमें 18,000 पे कर दो। तो पहली चीज़ तो इन फुल सेटलमेंट मतलब कि अब पूरा का पूरा क्रेडिटर्स हमें मामला ख़त्म हो गया, यानी अब उसको पेमेंट नहीं करना है। जो 20,000 रुपये हमें पे करने थे वो हमें 18,000 पे करके काम चल रहा है। इन फुल सेटलमेंट मतलब कि हमारा पूरा का पूरा क्रेडिटर्स का मामला साफ़ हो जाएगा। अच्छा, पैसा कितना जा रहा है मेरे पास से? देखिए कैश जा रहा है 18,000। आप क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना करें, कैश असल में जा कितना रहा है, 18,000 जा रहा है। क्रेडिटर्स 20,000 के थे और इन फुल सेटलमेंट मतलब अब वो पूरा सेटलमेंट हो गया है,
यानी जो पहले 20,000 उसको देना था, उसने कहा कि भाई ऐसा करो आप 18,000 दे दो, हम 18,000 आपसे कबूल कर लेंगे और पूरा मामला रफ़ा दफ़ा कर देंगे। तो 20,000 की जगह पूरा ये 20,000 ही जाएगा, क्योंकि पूरा फुल सेटलमेंट में जा रहा है। तो आप ये कहेंगे ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है। भाई आपको देना था 20,000, आपने दिया 18,000, 2,000 रुपये प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट एंड गेन आर एडेड बैक टू द कैपिटल। कैपिटल में आपको 2,000 प्रॉफिट कैसे हुआ? आप खुद सोचिए, अगर आपने मुझसे कर्ज़ ले रखा था 20,000 रुपीज़ का, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप मुझे वापस करेंगे 20,000 रुपीज़ ना, आप पर एक बोझ है कि नहीं? ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि ऐसा करिए कि आप जो 20,000 रुपीज़ मुझे देना था आप मुझे देते, अब आप मुझे अगर 2 दिन में 18,000 रुपीज़ दे देंगे ना, तो मैं आप 2,000 रुपये आपको माफ़ कर दूंगा। एक तरीके से डिस्काउंट दे रहा है वो। तो डिस्काउंट जब मिलेगा तो मेरे लिए तो एक बेनिफिट है ना, मतलब आपके लिए तो एक बेनिफिट है ना, आपकी कंपनी है तो देखिए क्या 2,000 का मुझे बेनिफिट मिला, तो 2,000 रुपये कैपिटल में ऐड कर दिया। क्रेडिटर्स पूरे के पूरे ख़त्म हो गए, क्योंकि फुल सेटलमेंट में मामला 18,000 में निपटा दिया। कैश मेरे पास से सिर्फ 18,000 ही गई, तो 18,000 हमने कैश लेस किया। आइए देखते हैं कितना डिफरेंस पड़ा। 72,000 कैश बचा, 1 लाख रुपीज़ हमारा बैंक बैलेंस बचा। हमारे गुड्स तो पहले ही ख़त्म हो चुके थे, स्टॉक। डेटर्स हमारे अभी भी 25,000 रुपीज़ के हैं, और क्रेडिटर्स हमारे बिल्कुल ख़त्म हो गए, ज़ीरो। अब मेरी कैपिटल जो है 1,97,000 रुपीज़ की हो गई। ठीक है, इधर भी यहाँ पे 1,97,000 प्लस ज़ीरो यानी 1,97,000 मेरी है। यहाँ भी देखते हैं, मैच करते हैं। 72 प्लस 25 97,000 प्लस 1,97,000 हो गया। ठीक है, आइए 7th ट्रांजैक्शन देखिए। डेटर्स पेड 22,000 इन फुल सेटलमेंट। डेटर्स जिनसे हमें पैसा लेना था, उन्होंने 22,000 रुपये में पूरा सेटलमेंट निपटा दिया। जिस तरह अभी हमें देना था तो हमें डिस्काउंट मिल गया। अब ऐसा क्या हो गया, कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया अपने डेटर्स को। डेटर्स से ये कहा कि भैया आपको 25,000 रुपये हमें देना था, कंपनी को आप पे करेंगे 25,000 रुपये। अगर आप हमें 22,000 रुपये आज कल में पे कर दें तो आपको 3,000 रुपये डिस्काउंट। तो आपको 25,000 नहीं पे करने पड़ेंगे, आपको 22,000 पे करने पड़ेंगे। देखिए, डेटर्स के लिए तो फ़ायदा है, लेकिन हम जो एंट्री करते हैं वो बिज़नेस के लिए करते हैं। तो अगर आपको 25,000 मिलना था, पहले तो डेटर्स आपके 25,000 के थे, 25 के 25 इन फुल सेटलमेंट है, तो पूरे डेटर्स को आप निपटा दीजिए। ठीक है, कैश कितना आपके डेटर्स पैसा दे रहा है ना, कैश आपके पास पूरा 25 नहीं आ रहा है, कैश आ रहा है 22,000। अब सोच के देखिए, आपको मिलना था 25,000, आपको मिल रहा है सिर्फ 22,000, और आगे अब मिलेगा भी नहीं, क्योंकि फुल सेटलमेंट में कह दिया है कि मामला अब रफ़ा दफ़ा करना है। इसका मतलब 3,000 का आपको लॉस हुआ। ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। तो क्या हो जाएगा, ये 494,000 हो जाएगा कैश, 1 लाख रुपीज़ आपकी कैपिटल बैंक बैलेंस, और आपका स्टॉक तो पहले ही ख़त्म हो गया था। डेटर्स अब ख़त्म हो गए, क्रेडिटर्स ख़त्म हो चुके थे, और आपका जो कैपिटल होगा वो 1,94,000 रुपीज़ का कैपिटल हो जाएगा। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं? चलिए एक लास्ट ट्रांजैक्शन और देखते हैं। कमीशन पेड 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ का कमीशन पे किया है, अदा किया है, पेमेंट किया है। जब पेमेंट करेंगे तो पहली चीज़ आपका कैश कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस को कहाँ से कम करते हैं, आपकी कैपिटल में से वो एक्सपेंस कम कर दिया जाएगा। जगह मेरे पास कम है, आप इसको फिर यहाँ बैलेंस बनाएंगे, ये हो जाएगा आपका 1,84,000। यहाँ पर आप बनाएंगे तो ये आपका कैश वाला हो जाएगा 84,000 का, और आपका बैंक बैलेंस 1 लाख रुपीज़ का। और ये तो आपके ज़ीरो हैं, ये ज़ीरो हैं, ये सब ज़ीरो हैं, तो ये आपका जो बैलेंस बनेगा वो 1,84,000 का बनेगा। देखिए 84,000 कैश, 1 लाख रुपीज़ बैंक बैलेंस, 1 लाख प्लस 84,000, ये 1,84,000 हो गया, और आपका लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल भी 1,84,000 हो गया। ठीक है, ये 2-3 चीज़ आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इन फुल सेटलमेंट जहाँ भी रहेगा तो जितना पैसा आया है या जितना पैसा गया है वो आप माइनस और प्लस कर देंगे। ठीक है,
क्रेडिटर्स को फुल सेटलमेंट मतलब क्या है कि अब आपको पैसा नहीं देना है, एक तरीके से आपको डिस्काउंट मिला है। तो अगर आपको देना था ज़्यादा, देना था 20,000, दिया है 18,000, तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ, वो आप कैपिटल में ऐड कर दीजिए। डेटर्स आपको पैसा लेना था, लेना कितना था 25,000, मिल कितना रहा है 22,000। ऐसा नहीं कि बाकी रहेंगे, आपने कह दिया फुल सेटलमेंट, इसका मतलब डेटर्स को ख़त्म करना है, तो आपको 3,000 को नुकसान हो गया, वो नुकसान आप अपनी कैपिटल से लेस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन करना है। जब प्रैक्टिस और करेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करिएगा। अपने आपने जो बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए होंगे, उसको सॉल्व करिएगा। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट बनते जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ चीज़ें क्योंकि गुड्स को प्रॉफिट पर भी बेचा गया है, ठीक है, तो प्रॉफिट आती है, ऐसे ही गुड्स को लॉस पर भी बेचा जाता है। ठीक है, तो कुछ ट्रांजैक्शन जैसे ट्रांजैक्शन नंबर 4 है, ट्रांजैक्शन नंबर 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब 6 और 7 जो ट्रांजैक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार दोबारा इसको रिवाइज करिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, तो आप किसी भी बुक को फॉलो करें, कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए, कोई भी अमाउंट का आ जाए, कोई भी ट्रांजैक्शन आ जाए, आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। और अगर आपने सोचा कि लाओ इसको रट के कर लें पूरा, तो रटने पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में एक वीडियो इसका और बनाना पड़ेगा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन पे, एक इससे भी ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन हम लेंगे। ठीक है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।